तो मूवी का स्टार्ट होता है एक बहुत ही प्यारी बच्ची को दिखाते हुए कि जिसकी उम्र कोई 10 या फिर 12 साल थी, जिसके सर पर सींग थे और साथ ही उसके पर भी थे। उसका नाम होता है मेलेफिसेंट और वो एक प्यारी सी परी होती है जो कि एक जादुई जंगल में रह रही होती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी ही नहीं होती। उसके लिए सारा कुछ यही उसका प्यारा जंगल होता है। इवन आप ये भी सोच सकते हैं कि उसने आज तक इंसानों को नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने जंगल में ही खुश है। उस जंगल में इंसानों के अलावा बाकी सारे क्रिएचर्स मौजूद थे और अजीब अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेलेफिसेंट जंगल में कहीं जा रही होती है तो उसे एक छोटा सा लड़का दिखाई देता है जो कि उसी की एज का था। वो उसे कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा बच्चा मेलेफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही एक किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर एक हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया। तो मेलेफिसेंट उससे वो हीरा वापस लेती है और उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम तक छोड़ आती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चला तो जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे और अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ पर आना ठीक तो नहीं है, लेकिन देखेंगे। इसी के साथ वो दोनों हैंड शेक करते हैं तो मेलेफिसेंट को कोई करंट लगता है। इनफैक्ट उसे इस लड़की की पहनी गई लोहे की रिंग से करंट लगा था। वो कहती है कि लोहा परियों को जला देता है तो आइंदा इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम में वापस चला जाता है, लेकिन जिस किंगडम से वो आया था वो किंगडम इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और इस लड़की के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। इसकी मेलेफिसेंट से काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इनके दोनों के जहन में ये बात थी ही नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन किंगडम से हैं। ये दोनों एक साथ खेलते रहे और इसी तरह कई साल गुजर गए। वो लड़का यहाँ पर आता रहता और मेलेफिसेंट और ये दोनों मिलकर खेलते रहते और अब ये दोनों बड़े हो चुके थे। वो दोनों 16 साल के हो चुके थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलेफिसेंट को लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे होते हैं। उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनमें ग्रीड भी होती है, यानी कि लालच भी। एक दिन मेलेफिसेंट सोच रही होती है कि उस लड़के को आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और उसको उस लड़के की एक और बात भी याद आती है कि उसने कहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने किंगडम पर कब्जा करूंगा और जो यहाँ पर किला है उसको भी मैं हासिल कर लूंगा। यानी मेलेफिसेंट को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो लड़का लालची था। मेलेफिसेंट एक दिन अपने जंगल में बैठी होती है और देखती है कि दूर से किंगडम का राजा अपनी काफी ज्यादा आर्मी और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर कब्जा करने आया है। मेलेफिसेंट अपने जंगल की परी होती है और वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती थी। वो उठ खड़ी होती है और अब काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है और वो उस राजा से कहती है कि तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। और वो राजा कहता है कि मैंने तुमसे तो नहीं पूछा और इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि मुझे इसकी डेड बॉडी चाहिए। अब राजा की आर्मी जंगल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जंगल में से भी अजीबोगरीब क्रिएचर घोड़ों पर बैठे हुए इन पर अटैक कर देते हैं और अब राजा और इसकी आर्मी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सारे के सारे इंसान वहाँ से डरकर भाग जाते हैं कि ये जंगल तो जादुई है और हमारे बस की बात ही नहीं है इनसे लड़ना। अब राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। अब वो काफी बुढ़ा हो चुका था और काफी कमजोर भी। तो वो सब लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि तुम सब जानते हो ना कि उस जंगल में कितना ज्यादा खजाना है और मैं शुरू से तुम लोगों से यही कहता आ रहा हूँ कि हम उस पर कब्जा करेंगे, लेकिन अब जैसी मेरी हालत है मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पर जाकर लड़ सकता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि जिसने उस मेलेफिसेंट को मार दिया मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ पर। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये लड़का आखिर कौन था। ये था स्टीफन, यानी वही छोटा बच्चा जो कि मेलेफिसेंट के साथ खेला करता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन जंगल में जाता है मेलेफिसेंट से मिलने के लिए कई साल बाद। मेलेफिसेंट उससे पूछती है कि इतना अरसा तुम कहाँ रहे, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया हमारी दोस्ती का। तब वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कुछ मसरूफ हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत प्रोटेक्शन करने आया हूँ। और इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। मेलेफिसेंट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इंसान किस कदर बुरे हो सकते हैं। वो उस पर यकीन जो कर लेती है, लेकिन स्टीफन बहुत ही लालची इंसान था। वो उसे कोई नशे की दवाई पिला देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन नाकाम रहता है। और जब अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट की जब आंख खुलती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ पर उसके जख्म हुए होते हैं, जिसे देखकर मेलेफिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, क्योंकि अब उसके खूबसूरत पर उसके साथ नहीं रहे थे। अब वो परों वाली परी नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलेफिसेंट के पर लेकर राजा के पास आता है और कहता है कि ये लें, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। राजा उससे बहुत खुश होता है और वो उससे पर लेकर उसे इस किंगडम का राजा बना देता है। और यहाँ पे स्टीफन का भी ख्वाब पूरा हो चुका था, उस लालची इंसान का ख्वाब। दूसरी तरफ जंगल में हमें मेलेफिसेंट दिखाई जाती है जो कि अब काफी उदास थी, क्योंकि अब वो उड़ जो नहीं पाती थी। वो एक दिन जंगल में चलकर कहीं जा रही होती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। उसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती तो वो फौरन से उस कौवे को इंसान बना देती है और वो शिकारी बेचारा वहाँ से डर कर भाग जाता है। वो
कौवा जो कि अब इंसान बन चुका था वो उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, आपने ऐसा क्यों किया। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ये मैं नहीं बता सकती, बस मेरे दिल में रहम आ गया। तो वो कौवा कहता है कि अब मैं आपकी सारी जिंदगी खिदमत करूंगा, आप जो भी मुझसे कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। वो इंसान बनने पे काफी खुश होता है। तो मेलेफिसेंट भी इस बात से एग्री हो जाती है और उसका नाम डेविल रखती है। अब डेविल उसे इन्फॉर्मेशन ला ला कर देता था। मेलेफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने की लालच में मेलेफिसेंट के पर काटे, तो उसे इंसानों से नफरत होने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों पर से खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस तरफ किंगडम में स्टीफन के राजा की बेटी के साथ शादी हो चुकी होती है और उसकी एक बेटी भी पैदा हो गई थी। वहाँ पर काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं और किसी को कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितनी कितनी दूर से आ रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मेलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उससे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो स्टीफन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम ऐसा ना करो, तुम मेरा बदला एक लड़की से क्यों ले रही हो। तो मेलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और याद है कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। मेलेफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ रहम बाकी होता है। तो वो स्टीफन से कहती है कि एक सोल्यूशन है कि अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और 3 छोटी छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ मत लेकर आना, वरना इसका कर्ज सच्चा हो जाएगा। जिसके बाद वो निकलते हैं जंगल पर अटैक करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जंगल के बाउंड्रीज को मेलेफिसेंट ने कवर कर रखा था अपनी पावर से। अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस जो कि स्टीफन की बेटी होती है उसका नाम अरोरा होता है और वो 3 परियों से लेकर काफी दूर चली गई होती है, लेकिन मेलेफिसेंट को अभी भी उसका मकाम पता था कि वो किस जगह पर रह रही है। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची यानी कि प्रिंसेस अरोरा हंसने लगती है और अब मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगा था क्योंकि मेलेफिसेंट एक अच्छी परी थी, वो जालिम औरत नहीं थी। वो 3 परियां जो कि प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी वो काफी ज्यादा केयरलेस थी और अक्सर मेलेफिसेंट खुद प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ के नीचे गिरने से और कभी दरख्त के नीचे गिरने से। वक्त के साथ साथ प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगती है। अब प्रिंसेस अरोरा पूरे 15 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बचा था। अब वो 3 परियां उसे जिस जगह पर लेकर आई थी वो एक बाउंड्री के अंदर थी और उसके आसपास काफी ऊंची ऊंची लकड़ियां थी और प्रिंसेस अरोरा ने भी इसके बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, जैसा कि मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। तो उसको सस्पेंस होता था कि आखिर इसके बाहर है क्या। तो एक दिन वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से देखने लगती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है और वो आवाज देने लगती है और कहती है कि कोई है तो मेरे सामने आओ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। अब मेलेफिसेंट होती है वहाँ पर, उससे रहा नहीं जाता और वो प्रिंसेस अरोरा के सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्लाती है और कहती है कि आप तो वही है जो कि बचपन से मेरा ख्याल रखती हैं, लेकिन कभी मेरे सामने क्यों नहीं आई। आप तो मेरी गॉड मदर हैं, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो कौवा है ना मुझे वो भी अच्छा लगता है। अब मेलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती और वो भी अंदर अंदर से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो बहुत ही अच्छी परी थी। वो अरोरा से प्यार करने लगती है और अब वो नहीं चाहती थी कि जो कर्ज मैंने उसे दिया उसे कभी भी लगे। उन दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी और बिल्कुल वो माँ बेटी की तरह एक साथ रहा करती थी, खेलती थी, बातें करती थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मेलेफिसेंट अपनी सारी पावर्स यूज करके वो कर्ज वापस लेना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज अब वापस नहीं हो सकता, स्पेशली तब जब उसके कंप्लीट होने का टाइम करीब आ चुका हो। इसी बात से तो मेलेफिसेंट परेशान थी कि उसका 16वां बर्थडे आने वाला था, तो वो ये दुआ करती है कि जल्द ही उसे सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका ये कर्ज रिवर्स हो जाए। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि सुबह हो जाती है और जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलेफिसेंट बातें कर रही होती हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ गए, सारी परियों के पर होते हैं। तो मेलेफिसेंट कहती है कि कभी मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, मैं आसमान पर बहुत ऊंचा उड़ा करती थी और वो मुझे काफी याद भी आते हैं। इसी के साथ मेलेफिसेंट रोने वाली हो जाती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे चुप कराती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मेरा कल से 16th बर्थडे है और देखिएगा कि मैं उन परियों से इजाजत लेकर आपके साथ रहने आऊंगी। आप अकेली नहीं है बल्कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला जब तक उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता और एक दिन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि काफी प्यारा था और उसी के जितना ही था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खैर उसके बाद प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और उन तीनों परियों से कहती है कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो उससे ये बात कर रही होती है कि मैं इस घर से दूर मेलेफिसेंट के पास
पास जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद उसे उस बात का पता चल चुका है कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और वो उस किंगडम जाना चाहती है। वो अपनी बर्थडे के बाद वो तीनों परियों से सारा को सच बता देती हैं कि आखिर क्या किया हुआ, और एक इवल फ्यूरी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती है। वो उसे बताती हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही है। और ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर यकीन नहीं आता। वो काफी उदास होकर मेलिफिसेंट के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि क्या जो मैंने सुना वो सारा कुछ सच है। तो मेलिफिसेंट कहती है कि हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें कर्ज दिया था लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से ही ऐसा किया था। मैं भी अभी नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफी हर्ट होती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और जाकर अपने फादर यानी कि स्टीफन राजा के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आप लोगों को काफी मिस किया। मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ। उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है उन 3 परियों पर और वो कहता है कि मैंने जब तुमको कहा था कि अरोरा को उसके 16 बर्थडे के बाद लेकर आना है तो तुम लोग सब कुछ जानते हुए भी उसे एक दिन पहले क्यों ले आए जब कर्ज होने ही वाला है पूरा। वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इसे वापस छोड़ आओ या फिर इसे एक कमरे में बंद कर दो जिसके इर्द गिर्द कुछ ना पड़ा हो और ना ही कोई इस कमरे में जाए। लेकिन वो राजा कर्ज को रोक थोड़ी सकता था। तब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा का 16th बर्थडे आता है तो कर्ज के असर में प्रिंसेस अरोरा खुद ब खुद उस जगह पर चली जाती है कि जहाँ पर स्पिनिंग व्हील्स पड़े होते हैं और उन पर सुइयां लगी होती है। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है, गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी बेटी अब गहरी नींद में जा चुकी थी और कभी भी उठने वाली नहीं थी। उधर मेलिफिसेंट को भी बहुत दुख हो रहा होता है और वो उस लड़के को बुलाती है जो कि प्रिंसेस अरोरा को उस दिन रास्ते में मिला था। उसे लगता है कि शायद हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हो और अगर ये प्रिंसेस अरोरा को मिल जाए तो प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। तो मेलिफिसेंट उस लड़के को लेकर वहाँ पर जाती है कि जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ पर मौजूद जो परी होती है जो कि प्रिंसेस अरोरा का ख्याल रखा करती थी, वो राजा से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के फादर हैं, आप उसके माथे पर चूमे, हो सकता है कि वो जाग जाए और हो सकता है कि आप ही उसका सच्चा प्यार हो। तो किंग स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, मैंने ही मेलिफिसेंट को धोखा दिया और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट उस लड़की को यहाँ पर लाती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है तो प्रिंसेस अरोरा नहीं जागती। मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि ये इसका ट्रू लव नहीं है। मेलिफिसेंट ये देखकर रोने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। और ये कहकर मेलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर चूमती है और वहाँ से जाने लगती है। और तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर। ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की ही होती है। जी हाँ, प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव, उसका सच्चा प्यार मेलिफिसेंट ही थी क्योंकि वो उससे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तो मेलिफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी स्टीफन के लोग उनके ऊपर जाल डाल देते हैं। वो लोहे का जाल होता है जो कि परियों को जला सकता था। मेलिफिसेंट यहाँ पर बहुत बेबस हो जाती है और अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। वो कौवा जो कि अब ड्रैगन था अपने मुंह से आग निकालने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को जला देता है। मेलिफिसेंट अब आजाद भी हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर आता है किंग स्टीफन अपने कुछ लोगों के साथ और इसने लोहे की शील्ड पहनी होती है ताकि मेलिफिसेंट को हमेशा के लिए मार दे। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट के वही पर नजर आ जाते हैं। वो पर मूव कर रहे होते हैं जैसे उन्हें भी पता चल गया हो कि उनकी मालकिन यहाँ पर है। प्रिंसेस अरोरा उन परों को आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाकर लग जाते हैं। मेलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, लेकिन उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, यानी कि कैसल से। स्टीफन ने मेलिफिसेंट के परों को पकड़ा होता है ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मेलिफिसेंट अपने पर खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मारा जाता है, यानी कि अब ये लालची आदमी इस दुनिया में नहीं रहा था, सब कुछ ठीक हो चुका था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है जो कि उसने जंगल के गिर्द बनाई हुई थी। वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लगते हैं, सारी ग्रीनरी वापस आ जाती है। उसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की रानी हो और वहाँ का किंगडम और ये जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और यहीं पर ही मेलिफिसेंट पार्ट 1 की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।